Good evening, all. Good evening, all. Good evening. Good evening. Good evening. Spruha, Raj. Question number 8B. Dara, good evening. Pushti, beta, good evening. So question number 8B. Next question. वहां से हम लोग शुरू करते हैं. खुशी वाकानी, good evening. The cash flows of the project C and D are reproduced below. तो दो प्रोजेक्ट के कैश फ्लो से रखा है, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी के. ईयर 0 में कैश आउटफ्लो है सी प्रोजेक्ट में 10,000 रुपए. ईयर 1 कैश इनफ्लो मिलेगा हमको 2,000 का. सेकेंड ईयर में 4,000 का और थर्ड ईयर में 12,000. रेडी मेड एनपीवी दे रखा है, आपने को कुछ करने का ही नहीं है. 10% से डिस्काउंटिंग करके एनपीवी दे रखा है आपने को 4,139. ये कैश फ्लो सीरीज का ईआरआर भी दे रखा है. रेडी मेड ही आपके लिए सब कुछ फ्रेंड्स. 26.5%. डी फॉर डेली प्रोजेक्ट, उस पर कैश आउटफ्लो है 10,000 रुपए ईयर 0 का. ईयर 1 का इनफ्लो है 10,000 रुपए वापस. सेकेंड ईयर में मिलेगा 3,000. थर्ड ईयर में भी मिलेगा 3,000. एनपीवी है 3823 और आईआरआर है 37.6%. ऐसा करके एनपीवी और आईआरआर का वैल्यू से. पहला क्वेश्चन है व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रैंकिंग. दूसरा क्वेश्चन है व्हाई शुड यू रिकमेंड द प्रोजेक्ट सी इन स्पाइट ऑफ लोअर आईआरआर. हमको अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट के ऊपर फैक्टर्स दे रखा है हमको ईयर 1 टू ईयर 3 का. चलो, आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन मी द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करो कि क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है हमको. आई वांट यू टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी. चलो, कोई मुझे क्वेश्चन समझा सकता है क्या? गुड इवनिंग अक्सा. स्प्रुहा का आंसर आ चुका है. लेट अस रीड हर आंसर. इशिता पटेल का आंसर आ चुका है. आई एम रीडिंग आंसर ऑफ स्प्रुहा. एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट सी is greater than NPV of project D
IRR of project D is greater than the IRR of project C. So as per NPV approach, project C is better, and as per IRR project D is better. Absolutely correct answer. स्प्रुवा ने क्या बोला? स्प्रुवा ने ऐसा बोला कि सर अगर हम लोग एनपीवी क्राइटेरिया को पूछेंगे ना कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, सी या डी, तो एनपीवी क्राइटेरिया हमको ऐसा बोलेगा कि हमको प्रोजेक्ट सी लेना चाहिए। और सर अगर हम लोग आईआरआर क्राइटेरिया को पूछेंगे ना कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, सी या डी, तो वो क्या बोलेगा? दैट से हमको प्रोजेक्ट डी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, जो कि 10% है, और उसका आईआरआर प्रोजेक्ट सी से भी ज्यादा है। यानी क्या हुआ कि दोनों डिसीजन मेकिंग मेथड जो है वो अलग-अलग डिसीजंस दे रहा है। सो व्हाट हैपेंस दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द रैंकिंग ऑफ प्रपोजल्स। क्या है? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन रैंकिंग ऑफ प्रपोजल्स। तो क्वेश्चन हमको यही पूछा है क्या? दैट से व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। फिर हमको सेकंड क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? Why should you recommend a project C in spite of lower IRR? यानी उन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है कि जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो हमको एनपीवी के हिसाब से जाने का, न कि आईआरआर, और आपको उसका सिर्फ रीजनिंग बताने का है क्यों ऐसा। You just have to tell the reason that why do you recommend a project based on NPV instead of IRR. That is for the second part. तो second part तो second बाद में करेंगे, पहले first part करना है। First part में हमको ये करना है that say we are required to explain why there is a conflict. मैं दूसरे आंसर्स में राज का आंसर है, हाँ राज का आंसर भी सही है। स्पृहा ने बहुत अच्छा एक्यूरेट आंसर दिया है। इशिता का भी बिल्कुल सही आंसर है। चलो लेट अस सी। चलो अभी मुझे कोई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या? है ना, क्वेश्चन समझ गया हमने कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नाउ आई वांट एनीबॉडी ऑफ यू टू टेल मी द आंसर, लेट्स से व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। एनीबॉडी कैन टेल मी द आंसर व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। चलो कोई बता सकता है क्या? चलो व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अभी मुझे यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे ना, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। मुझे यहाँ पे ये डिस्कशन करना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है। चलो राज का एक आंसर है, और कोई आंसर? व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अभी वो शूट नहीं हो रहा है ठीक से आंसर, क्या कि भाई क्यों कॉन्फ्लिक्ट है। चलो भाई उसका देखो रीजनिंग कुछ ऐसा है फ्रेंड्स। कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू, जो राज ने बताया बिल्कुल सही है, because of the wrong assumption which is made by IRR, that it assumes that the internal cash accruals are reinvested at IRR rate। पर साथ साथ में हमको बेसिकली यहाँ पे क्या बताना है पता है फ्रेंड्स? Because of the pattern of the cash flow series is different। देखो दोनों प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है, दोनों प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड सेम है, however पैटर्न ऑफ द कैश फ्लो सीरीज दोनों का अलग अलग है। प्रोजेक्ट सी में क्या होता है? पहले साल है 2000 रुपए, दूसरे साल है 4000 रुपए, और तीसरे साल है ह्यूज 12000 रुपए।
यानी प्रोजेक्ट सी में क्या होता है, ग्रेजुअली कैश फ्लो बढ़ता है। प्रोजेक्ट डी में देखो फर्स्ट ईयर में ह्यूज कैश इनफ्लो है 10,000 रुपए, फिर बहुत कम है 3,000 रुपए और 3,000 रुपए। और जैसे यहाँ पे राज ने बताया बिल्कुल सही है, दैट IRR criteria is wrongly assuming that the internal cash accruals can be reinvested at IRR rate। यानी क्या होगा कि प्रोजेक्ट डी का जो इंटरनल कैश अक्रूवल है ना, उसको हम लोग बहुत हाई रेट से रीइन्वेस्ट करेंगे ना, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। दैट इज द रीजन प्रोजेक्ट डी हैज मोर IRR देन सी, ऐसा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमको बेसिकली रीजनिंग ये मेंशन करना है कि दोनों का जो पैटर्न ऑफ द कैश फ्लो सीरीज है वो डिफरेंट है। यहाँ पे पहले कम है फिर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे पहले ही ज्यादा है फिर कम हो रहा है। तो जो कैश प्रोजेक्ट पे इनिशियल कैश अप्रूवल ज्यादा होगा ना, वो पैसा हम लोग ज्यादा रेट से रीइन्वेस्ट करेंगे, ऐसा ही है। दैट इज द रीजन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द बैंकिंग। ऐसा टू द पॉइंट, भले ही आपका 2 लाइन का ही आंसर है, बट टू द पॉइंट ये पॉइंट मेंशन होना चाहिए। आई होप राज यू आर क्लियर विथ माय पॉइंट। चलो, किसी को डाउट या क्वेरी है या किसी को वापस समझना है तो मेरे को बताइएगा। इफ नॉट, राइट एन आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूं आपके समझने के लिए, और फिर मैं आंसर लिखवाता हूं। दैट इज से आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, उस पे लिखो सबसे पहले, वी कैन ऑब्जर्व दैट प्रोजेक्ट C has higher positive NPV and project D has higher IRR. Full stop. So there is a conflict of ranking of proposals. Full stop. दूसरा पॉइंट लिखो, importantly for single project evaluation, comma, there is never conflict of decision making about accepting or rejecting of proposal. तो मैंने आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन लिखवाया है, आंसर नहीं लिखवाया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर का ही दोनों पॉइंट है। नाउ आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन। ये हमको एग्जामिनेशन में लिखना नहीं है। नाउ आंसर ऑफ द क्वेश्चन, उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, वी कैन सी दैट
both projects have same lives, comma, same investment. However, both of them have different pattern of cash flow series. Both of them have different pattern of cash flow series. Full stop. Second point. Project B has higher internal cash accruals, initially. Full stop. So, as for wrong assumption of IRR criteria, that internal cash accruals can be reinvested at the rate IRR, comma, project B has higher IRR. Full stop. उससे में लिखो comparatively project C has lower cash accruals initially and higher cash accruals later on. Full stop. चलो किसी को कोई डाउट या क्वेरी हो तो मेरे को पूछिएगा। तो हमको टू द पॉइंट यहाँ पे उतना ही बताना है कि दोनों का पैटर्न ऑफ द कैश फ्लो सीरीज अलग अलग है और आईआरआर क्राइटेरिया का ये गलत अजम्पशन है कि जिसकी वजह से जिसमें इंटरनल कैश अक्रूवल्स इनिशियली ज्यादा है उसी का आईआरआर ज्यादा है, वो ऐसा बताएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको ऐसा पूछा है दैट व्हाई डू यू रिकमेंड द प्रोजेक्ट सी इन स्पाइट ऑफ लोअर आईआरआर, दैट इज द क्वेश्चन। चलो लेट अस सी दैट से यहां पे हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर कैसे लेने का है। लेट अस सी दैट से हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर कैसे लेना है। देखो फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत सिंपल है। हमको क्या करना पड़ेगा, वी आर रिक्वायर्ड टू अप्रिशिएट एनपीवी क्राइटेरिया एंड वी आर रिक्वायर्ड टू क्रिटिसाइज आईआरआर क्राइटेरिया। सिंपल है, हमको क्या एनपीवी की सराहना करनी है जिसकी वजह से हम लोग एनपीवी को सिलेक्ट कर रहे हैं, और आईआरआर को क्रिटिसाइज करना है जिससे हम लोग आईआरआर से डिसीजन नहीं ले रहे, ऐसा बताना है। सिंपल हो गया। सो दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर ओवर हियर। राइट आंसर
due to second question का आंसर following reasons, comma NPV criteria is preferred over IRR criteria. फ्रेंड्स हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। टेबल में कॉलम नंबर 1 होगा सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 2 होगा पॉइंट, कॉलम नंबर 3 होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू और कॉलम नंबर 4 होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा करके एक टेबल बनाया जाएगा। आप लोग फ्रेंड्स आईआरआर में थोड़ा ज्यादा स्पेस रखना, एनपीवी में थोड़ा कम स्पेस रखना। प्रिपेयर अ टेबल लाइक दिस। चलो सीरियल नंबर के कॉलम में हमने लिखा 1, पॉइंट के कॉलम में हम लोग लिखेंगे री इन्वेस्टमेंट रेट। हम लोग क्यों एनपीवी को प्रेफरेंस देते हैं ना कि आईआरआर को? क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं दैट एनपीवी क्राइटेरिया इज मेकिंग रैशनली एक्सेप्टेबल करेक्ट assumption that the internal cash accruals can be reinvested at the cost of capital, जबकि IRR is making wrong assumption that the internal cash accruals can be reinvested at IRR rate. This is the first major limitation of IRR. Then हम NPV के कॉलम में NPV criteria, comma, wrongly assumes that internal cash accruals can be reinvested at NPV criteria assumes, not wrongly assumes. NPV criteria assumes that internal cash accruals can be reinvested at company's cost of capital. Comma, which is reasonably true. Which is reasonably true. अभी हम लोग आईआरआर के कॉलम में लिखेंगे IRR criteria, comma, wrongly assumes that internal cash accruals can be reinvested at the rate IRR. Full stop. Further, in case of project C,
and project B, comma, how one company can have different reinvestment rate at one point of time. यानी प्रोजेक्ट सी लिया तो रीइन्वेस्टमेंट रेट कुछ और होगा और प्रोजेक्ट डी लिया तो उसमें कुछ और होगा. That is the first limitation. Sorry, first reason because of which we give priority to NPV and not IRR. Second, पॉइंट के कॉलम में लिखो कैलकुलेशन ऑफ IRR is not possible. मैं आपको कुछ ऐसा कैश फ्लो सीरीज बताऊंगा जिसमें यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट से एनपीवी का कैलकुलेशन पॉसिबल है बट आईआरआर का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं. द सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर नॉट पॉसिबल. मैं एनपीवी के कॉलम में लिख रहा हूं for any cash flow series comma always NPV calculation is possible. IR के कॉलम में लिखो suppose for following cash flow series comma we have to find IRR. मैं कैश फ्लो सीरीज लिखता हूं जिसके लिए मैं पूछता हूं कि आईआर का कैलकुलेशन करो. ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कैश फ्लो 100 का आउटफ्लो, इनफ्लो ऑफ 20, 30 and 40. Let us say that the figures are in lakhs of rupees. तो देखो इसका कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर पॉसिबल ही नहीं है. कैसे फ्रेंड्स? देखो आईआरआर में क्या होता है एनपीवी 0 तो फ्यूचर कैश फ्लोस को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करते हैं और उसका प्रेजेंट वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट के जितना होना चाहिए. देखो 2, 3, 4 टोटल कितना है? ये 90 है. ये 90 का जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो 90 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा. तो ये 90 का डिस्काउंटेड वैल्यू जो 100 के जितना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. सो वी अंडरस्टैंड दैट से यहां पे कैलकुलेशन ऑफ IRR इज नॉट पॉसिबल. फॉर अबव कैश फ्लो सीरीज comma IRR calculation is not possible. ये सेकेंड पॉइंट है. किसी को डाउट या क्वेरी हो तो मेरे को पूछो.
थर्ड, सीरियल नंबर पॉइंट के कॉलम में लिखो मल्टीपल आईआरआर। देखो एकदम नया पॉइंट है मल्टीपल आईआरआर। एनपीवी के कॉलम में लिखते हैं सबसे पहले देयर इज नो मल्टीपल एनपीवी, है ना। एनपीवी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, बस खत्म हो गया। मल्टीपल आईआरआर, देखो आईआरआर के कॉलम में लिखना है, पहले मैं समझाता हूं फिर आप लोग लिखो शांति से। Now what happens friends, let's say there are certain exceptional cash flow series जिसमें क्या होगा पता है फ्रेंड्स, there will be more than one rate at which NPV becomes zero, so we have multiple IRR। देखो मल्टीपल IRR में डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, you can take decision even in a situation of multiple IRR, you can take a decision even in a situation of multiple IRR, but listen carefully मैं क्या कहना चाहता हूं, that decision making becomes complicated, वो decision making थोड़ा सा difficult हो जाता है। That is the reason we understand that say we prefer NPV over IRR, है ना। मैंने क्या बोला आपको, NPV की सराहना करनी है, उसको हमको अप्रिशिएट करना है, और IRR को डिप्रिशिएट करना है। That is what we understand। देखो IRR के कॉलम में लिखो for certain exceptional cash flow series comma calculation of IRR will result into multiple IRR। मल्टीपल आईआरआर का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन रेट एट विच एनपीवी विल बी जीरो, है ना। ये इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं वहां ऊपर लिख रहा हूं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। देखो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 कैश फ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सपोज कि ऐसा कैश फ्लो सीरीज, तो उसमें क्या होगा पता है फ्रेंड्स, you will have more than one discounting rate at which NPV will be zero, और डायग्राम है ना ऐसे जाएगा। सो यहां पे भी NPV जीरो है और यहां पे भी NPV जीरो है, तो यहां पे क्या हो गया, दो IRR हो गया। सपोज ऐसे टाइम पास के लिए बोल रहा हूं मैं, ये 10% है, ये 15% है, तो हम लोग कंपनी को क्या बोलेंगे पता है, कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% है तो प्रोजेक्ट मत लो, और 12% लेना तो ले लो। देखो कैसा अनयूजुअल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है तो एनपीवी गिरना चाहिए, पर यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा तो साथ साथ में एनपीवी बढ़ता है। ऐसे बहुत एक्सेप्शनल कैश फ्लो सीरीज है, बट स्टिल अभी क्रिटिसाइज करने बैठे ही हैं, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल के हमको यहाँ पे हमारा आंसर बनाना पड़ेगा। अच्छा उसी में आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। Year 0, 1, 2 cash flow, इनफ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो। इसमें क्या होगा पता है फ्रेंड्स, इसमें ऐसा होगा, अगेन these are the two rates at which NPV will become zero, है ना। एक्स एक्सिस पे लिया क्या लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वाई एक्सिस पे क्या लिया जाता है, एनपीवी। एक्स एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वाई एक्सिस पे क्या लिया जाता है, एनपीवी। वापस मैं वही फिगर्स ले रहा हूं, 10% और 20%। तो हमने कंपनी को क्या बोला, 18% पे ना और 25% पे हाँ। अगेन क्या हो गया, थोड़ा अनयूजुअल हो गया, ठीक है। चलो डन दिस।
मेरे को एक थंब दीजिएगा once you complete writing answer. Okay, thank you, Dara. चलो, थैंक यू इशिता। चौथा पॉइंट, सीरियल नंबर में 4 पॉइंट के कॉलम में लिखो डिसीजन मेकिंग कॉमा यूजिंग IRR is not possible. ऐसा पॉइंट है। एनपीवी का कॉलम में लिखते हैं हम लोग ऑलवेज डिसीजन मेकिंग यूजिंग एनपीवी is possible. Now I tell you one of the situation wherein IRR will fail in decision making. कैसे मैं आपको समझाता हूँ। Now what happens friends that कई बार हमको ऐसा दे रखा होता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो रहा है ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। हमारा कैश फ्लोज है आउटफ्लो इनफ्लो 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 इनफ्लो। ना हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने आईआरआर कैलकुलेट किया है। सपोज कि हमारा आईआरआर का आंसर आता है 16%। हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले साल का है 12%, दूसरे साल का है 14%, तीसरे साल का है 18% और लास्ट ईयर का है 20%। यानी हर एक साल का हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग अलग है। 12, 14, 18 एंड 20। ओवरऑल रिटर्न कितना आया 16%। ना 2 साल में क्या हुआ, अपना रिटर्न ज्यादा है, 2 साल में कम है, तो फंस गए। अभी डिसीजन कैसे लेने का। एनपीवी जब फाइंड करोगे ना फ्रेंड्स, तो एनपीवी क्या होगा पता है, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो 0 होगा। खत्म हो गया बात। सो इन दैट केस यू कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। उसमें तो कुछ सोचने का ही जरूरत नहीं। चला, this is the way so we can have the simple decision making over here that से the NPV से डिसीजन लिया जा सकता है, IRR से नहीं लिया जा सकता। फ्रेंड्स मैं आपको एक और पॉइंट लिखवा रहा हूं, अभी आपको वो समझ में नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू बी कवर्ड इन योर थ्योरी। हाउएवर स्टिल मैं आपको अभी समझा देता हूं, है ना, समझा देता हूं मैं आपको, फिर बाद में ये सॉरी लिखवा देता हूं, बाद में हम लोग ये समझेंगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसमें लिखो एनपीवी क्राइटेरिया के कॉलम में लिखो इन केस ऑफ एनपीवी कैलकुलेशन comma we can exactly measure that what is the amount by which wealth of equity shareholders increase। तो एनपीवी हमको एग्जैक्टली ये बताता है कि कौन से अमाउंट से इक्विटी शेयरहोल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा। ऑफ कोर्स पॉजिटिव एनपीवी। IRR can only give a conclusion that projects having return, comma
more than cost of capital, comma, will increase wealth of equity shareholders. Full stop. We cannot have an absolute assurance. Sorry, we cannot get exactly the amount by which wealth of shareholders increase. तो आईआरआर में हमको ये पता नहीं चल सकता है कि कौन से अमाउंट से वेल्थ बढ़ रहा है, हमको सिर्फ इतना ही पता चल सकता है कि अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोजेक्ट व्हिच इज हैविंग आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वेल्थ बढ़ेगा। कितने अमाउंट से, उसके लिए तो एनपीवी करना पड़ेगा। ये वेल्थ क्या होता है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद यानी कि एक नए थियरी चैप्टर में ये पॉइंट का डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन में ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने जरूरी नहीं है। एग्जामिनेशन में आप इसमें से हम लोग इसमें से सिर्फ पहला पॉइंट ही लिखेंगे ना तो भी चलेगा। कौन सा है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट है री इन्वेस्टमेंट रेट वाला। तो वो री इन्वेस्टमेंट रेट का पॉइंट तो भूलना नहीं ही चाहिए, because that is the most important limitation. That is what we understand. चलो, किसी को डाउट है कोई हो तो मेरे को पूछेगा। किसी को डाउट या क्वेरी हो तो मेरे को पूछेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8C। क्वेश्चन नंबर 8C। State the situations when IRR and NPV give conflicting results. तो ऐसा बताइए कि कौन कौन से सिचुएशंस में एनपीवी और आईआरआर का कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आ सकता है। So when they can have a conflict in the ranking, that is the question, है ना? क्योंकि सिंगल प्रोजेक्ट में तो देखो कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता है। सिंगल प्रोजेक्ट में तो अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो एनपीवी पॉजिटिव ही होगा, आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो एनपीवी नेगेटिव ही होगा। अगर आईआरआर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है देन इन दैट केस एनपीवी 0 ही होगा। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एक क्वेश्चन है अंजलि का। देखो अंजलि, ऐसा है कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्यों एनपीवी को बेस लिया जाए इंस्टेड ऑफ आईआरआर। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझो बेटा। तो आपको है ना एनपीवी को अप्रिशिएट ही करना है, आपको आईआरआर को क्रिटिसाइज ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन का डायरेक्शन वो है। देखो, हर एक क्राइटेरिया का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता ही है। जैसे कि मैं अगर ऐसा बात करूं कि एनपीवी क्राइटेरिया अज्यूम्स दैट ऑल कैश फ्लोज आर अकरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, कहां से भाई ये प्रैक्टिकल पॉइंट है? ये भी गलत ही है ना, है कि नहीं गलत? क्योंकि सेल्स क्या होता है, ओवर द टाइम पीरियड होता है, एक साथ थोड़ी मिलता है आपको ईयर एंड में। आपको टैक्स कैसे भरना होता है, एडवांस टैक्स भरना होता है।
आपको एक साथ थोड़ी बाद में भरना होता है, हर एक का लिमिटेशन होता है बेटा। पर यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एनपीवी इज बेटर देन आईआरआर, उसको आपको हाईलाइट करना है। अच्छा जनरली पूछ रहे हो, अच्छा मोडिफाइड आईआरआर जो है दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली बेटा नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, उसको वाइडली एक्सेप्टेंसी मिला नहीं है। दैट इज द रीजन से हम लोग है ना मॉडिफाइड आईआरआर का कैलकुलेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक हमको क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। We will not go with the modified IRR calculation unless the question is specifically providing us to follow it. तब तक अपने को सिंपल IRR से ही जाना है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर बेटा। अंजलि ओके चलो थैंक यू। तो फ्रेंड्स मॉडिफाइड आईआरआर का जो कॉन्सेप्ट है ना इतना डेवलप्ड कॉन्सेप्ट नहीं होने की वजह से वी फॉलो द आईआरआर कॉन्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चलो 8C next question. State situations when IRR and NPV give conflicting situation, that is conflicting results. तो ऐसा कब होगा, that is the question. देखो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से द सिंगल प्रोजेक्ट में तो कभी ऐसा होगा नहीं, तो क्योंकि सिंगल प्रोजेक्ट में तो हमेशा ये दोनों डिसीजन मेकिंग क्या एक दूसरे से मैच ही करेगा। Now this kind of situation is possible only if there is a situation of mutually exclusive projects. क्या बोल सकते हैं हम लोग, it is mutually exclusive projects. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है, और तभी क्या हो सकता है रैंकिंग का कॉन्फ्लिक्ट। एनपीवी बोल रहा है ए प्रोजेक्ट और आईआरआर बोल रहा है बी प्रोजेक्ट, तो ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने आपको आंसर के साथ दे रखा है। You can see that I have provided this question along with the answer. Let us refer the answer. पहला सिचुएशन है साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिफर्स। अगर दोनों प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस है ना, तभी ऐसा हो सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, यू कैन सी दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए का इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए, प्रोजेक्ट बी का इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए। सो वी अंडरस्टैंड दैट से 5 lakhs divided by 10,000 that comes to 50 times। यानी बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ए के कंपैरिजन में 50 टाइम्स है। दोनों का लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 1 साल है, यहाँ पे 1 साल के बाद 20,000 रुपए मिलेगा, यहाँ पे 1 साल के बाद 5.5 लाख रुपए मिलेगी। यूजिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी एनपीवी का कैलकुलेशन हमको दे के रखा है, जैसे कि ए का एनपीवी है 9048 और बी का एनपीवी है 23820। यानी सपोज कि हमको डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन एनपीवी क्राइटेरिया। हमको डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन एनपीवी क्राइटेरिया, तो प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट होता है। एक ही साल का प्रोजेक्ट है तो आईआरआर का कैलकुलेशन ओरली किया जा सकता है। आईआरआर है 100% है ना ए प्रोजेक्ट का, और बी प्रोजेक्ट का है सिर्फ 10%। सो बेस्ड ऑन आईआरआर मुझे डिसीजन लेना है तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट लूंगा, ए प्रोजेक्ट। यानी क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एनपीवी बोल रहा है बी और आईआरआर बोल रहा है ए। सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जिसमें ऐसा डिफरेंस आ सकता है। वापस क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमेशा एनपीवी को ही बेस दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग इंस्टेड ऑफ आईआरआर।
दैट इज द फर्स्ट। चलो किसी को डाउट या क्वेरी हो तो मेरे को पूछना। दूसरा सिचुएशन आपको दे रखा है क्या, दैट्स द लाइफ्स ऑफ द प्रोजेक्ट डिफर एंड द प्रोजेक्ट इज ऑफ वन टाइम एक्सेप्टेंस। दोनों का लाइफ क्या है, अलग अलग है, प्लस बोथ ऑफ देम आर ओनली फॉर वन टाइम एक्सेप्टेंस, तभी ऐसा होगा। अगेन एक एग्जांपल आपको दे रखा है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में आपको इन्वेस्ट करना है 10,000 रुपए, बी में भी इन्वेस्ट करना है आपको 10,000 रुपए, यानी इन्वेस्टमेंट सेम है। प्रोजेक्ट ए का लाइफ सिर्फ 1 साल है, जिसमें आपको 1 साल के बाद क्या मिलेगा, 12,000 रुपए। बी का लाइफ 5 साल है, और 5 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, 20,120। Now again using the discounting rate 10%, NPV का वर्किंग दिया है 908 and 2495। At the same time हमको IRR दे रखा है, it is 20% and 15%। This is NPV and this is IRR। Now if at all is for the decision making, अगर हम लोग एनपीवी को बेस लेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, बी प्रोजेक्ट लिया जाएगा, और आईआरआर को बेस लेंगे तो क्या किया जाएगा, प्रोजेक्ट ए को लिया जाएगा। वापस क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में क्या करने का, हमेशा वी हैव टू फॉलो द एनपीवी क्राइटेरिया। तीसरा वो तो दे ही रखा है, पैटर्न ऑफ द कैश फ्लो सीरीज डिफर, उस पे देखो ब्रैकेट में दे रखा है मैंने, नॉट द रिफर द अर्लियर क्वेश्चन, जिसमें हमने ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस किया है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 में कोई क्वेश्चन बाकी है क्या, 1 to 9 में कोई क्वेश्चन बाकी है क्या? चलो ठीक है, चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। उसमें हमको दे रखा है नवंबर 9। Let us start with the theory questions. November 2009, question number 8 IIB. किसी को डाउट या क्वेरी हो तो मेरे को पूछना। ओके, थैंक यू अक्षय। Let us see. क्वेश्चन में पूछा है that explain desirability factor। फ्रेंड्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया है, उसका मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आपको कुछ साइड में लिखना हो तो लिख भी लेना फ्रेंड्स। देखो मेरा सजेशन क्या है, आपको है ना सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। Profitability index / desirability factor is indicating that what is the present value cash inflow for every 1 rupee of the investment that we make in the investment. That is what the PI indicates. फिर आप उसका एक फॉर्मूला जैसा लिख सकते हो। It is calculated by using the formula present value of cash inflow upon present value of the cash outflow or investment. फिर आपका उसका डिसीजन मेकिंग लिख सकते हो। Then based on the PI criteria, the project will be accepted if at all the PI is exceeding 1. If it is less than 1, then the project is rejected.
और उसका एक स्पेशल पॉइंट लिख सकते हो। उसका स्पेशल पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? इन केस ऑफ अ सिचुएशन ऑफ कैपिटल राशनिंग and the projects are of divisible in nature, then in that case the ranking of the PI is best among all other techniques. ऐसा कुछ लिख सकते हैं। Let us read the answer that they have provided. देखो उनका आंसर तो इतना लंबा नहीं है तो जितना हमने डिस्कस किया है। In certain cases, we have to compare number of proposals, each involving different amount of the cash inflow. One of the method of comparing such proposal is to work out what is known as desirability factor or profitability index. In general form, a project is acceptable if PI is greater than 1. Mathematically, desirability factor is calculated as sum of discounted cash flow, meaning present value of the cash flow, divided by initial cash outlay or total discounted cash outflow. ऐसा करके हमको क्या पीआई का कैलकुलेशन करना है। मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बताया है। ऑफ कोर्स यू कैन राइट ऑल ऑफ देम विच इज रेलेवेंट। फिर नवंबर 2011 का क्वेश्चन नंबर 5 आईबी, नवंबर 2011 क्वेश्चन नंबर 5 आईबी। लेट अस सी दैट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर। ऐसा पूछा कि दोनों का डिफरेंस बताइए, एनपीवी और आईआरआर। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि एनपीवी इज कैलकुलेटेड इन अमाउंट टर्म, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, कुछ ऐसा, जबकि आईआरआर इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज टर्म। सबसे पहला डिफरेंस। एनपीवी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर प्रोजेक्ट लेना है देन एनपीवी शुड बी पॉजिटिव। If it is negative, then reject the project. If it is 0, then you are indifferent whether to accept the project or not. Decision making through IRR is different. IRR greater than cost of capital, accept. IRR less than cost of capital, reject. IRR equals to the cost of capital, you are indifferent. ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। Next, we understand that say IRR criteria assumes that the internal cash accruals can be reinvested at cost of capital. NPV criteria assumes that the internal cash accruals can be reinvested at cost of capital. IRR criteria assumes that the internal cash accruals can be reinvested at IRR rate, which is a major limitation of IRR criteria. ऐसा कुछ लिख सकते हैं। Let us read their answer. ऐसा थोड़ा आइडिया आप रखना दिमाग में, क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली ये वर्ड आना थोड़ा मुश्किल ही होता है। फर्स्ट, द रिजल्ट ऑफ द एनपीवी एंड आईआरआर मेथड regarding the choice of one asset under certain circumstances are mutually contradictory under two methods. यानी उन्होंने ये जो 3 सिचुएशंस है ना, उसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है कि कुछ सिचुएशंस में एनपीवी का जो रैंकिंग है वो आईआरआर से मैच नहीं करता। तो वहां पे आप लिखना हो तो लिख दो, रिफर क्वेश्चन नंबर 8C। सेकंड, एनपीवी इज एक्सप्रेस इन द फाइनेंशियल वैल्यूज, IRR is expressed in percentage term. NPV, cash flows are assumed to be reinvested at cost of capital. IRR, reinvestment is assumed at IRR rate. Under IRR method, a project is selected when IRR is greater than the cutoff rate, whereas under NPV method, the project is acceptable with positive NPV. Any simple. किसी को डाउट या क्वेरी हो तो पूछिएगा, otherwise we are proceeding further. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि doing these questions will give you a very good idea कि एग्जामिनेशन में हमसे कैसे आंसर मांगा जाता है ना। हमको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा ये सारे क्वेश्चंस करने से। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन के क्वेश्चंस ही है। मैं बहुत आलसी हूं, मैंने इसमें कुछ भी मेहनत नहीं किया है, एज इट इज ही आपको दिया है। नवंबर 2014 का क्वेश्चन नंबर 7C, नवंबर 2014 क्वेश्चन नंबर 7C।
व्हाट इज IRR? उन्होंने IRR का एक्सप्लेनेशन पूछा। देखो थियरी कितना आसान होता है, आप समझ लो फ्रेंड्स। हम तो इसमें पूरा स्टोरी लिख सकते हैं। फर्स्ट, IRR is the rate at which the company is getting return from the project. Second, IRR is required to be compared. सबसे पहले कुछ डेफिनेशन जैसा, एक्सप्लेनेशन जैसा। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे? डिसीजन मेकिंग। IRR is compared with the cost of capital of the company. If IRR is exceeding the cost of capital, the project would be accepted. If IRR is less than cost of capital, the project would be rejected. Third, IRR is calculated using trial and error method. We make the computation of the NPV at one rate, and then if NPV is positive, we'll try to get negative NPV. If it is negative, we'll try to get positive NPV. Afterwards, two cost of capitals having positive and negative NPV are interpolated to find IRR. At the rate IRR, when NPV is calculated, NPV will be 0. Assumption. One of the biggest limitation of the IRR criteria is that it wrongly assumes that internal cash accruals can be reinvested at IRR. ऐसा सिंपल स्टोरी लिखना है। चलो मैं उनका आंसर पढ़ लेते हैं अपने। It is the rate at which the discounted cash inflow are equal to discounted cash outflow, यानी NPV 0. It can be stated in form of a ratio, जिसमें present value of the cash inflow upon present value of the cash outflow will be 1. ठीक है? This rate is to be found by using trial and error method. यानी उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? This rate is used in evaluation of the investment proposal. In this method, the discounting rate is not known, but the cash outflow and cash inflows are known. In evaluating the investment proposal, internal rate of return is compared with the required rate of return, known as cutoff rate. If it is more than the cutoff rate, the project is treated as acceptable, otherwise the project is rejected. ठीक है? हमने कुछ ज्यादा ही दैट इज यहाँ पे मैंने आपको समझाया है in comparison to what they have provided, friends. I hope that all of you will agree to it. उसके बाद नवंबर 2015 का 5C, that is the next question. नवंबर 2015, डिस्टिंक्स बिटवीन द एनपीवी एंड IRR ऑलरेडी आगे दैट इज से कवर अप हो चुका है, ठीक है ना। फिर नवंबर 2017 5D, नवंबर 2017 5D. Which method of comparing number of investment proposals is most suited if each proposal involves different amount of the cash inflows? Explain and state with its limitations. तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जब भी फंड्स का स्केर्सिटी, दैट इज अलग अलग प्रपोजल्स में अलग अलग कैश फ्लोज है, तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कंपैरिजन? द आंसर इज प्रोवाइडेड टू यू ओवर हियर. PI method is best suited if each investment proposal involve different amount of the cash inflows. PI considers both present value of the cash inflow and present value of the cash outflow. क्योंकि वो क्या बताता है, for every 1 rupee of the investment हम लोग क्या कमाते हैं. Mathematically, desirability factor यानी कि profitability index is calculated below. PI is known as superior method of comparing the number of investment proposals than NPV. Of course, we know that say when there is a situation of capital rationing and the projects are divisible, then PI will give better ranking in comparison to any other criteria. Limitation. Profitability index fails as a guide in resolving the capital rationing when the projects are indivisible. तो indivisible में क्या होगा friends? Indivisible में we are required to make the combination of the projects. Once a single large project with high NPV is selected,
पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग सेवरल स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी एक सिंगल प्रोजेक्ट से ज्यादा भी हो सकता है। ऑल्सो situations में a project with lower PI selected may generate cash inflow in such a way that another project can be taken up 1 or 2 years later, the total NPV in such case being more than one with a project with higher PI. देखो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज कि प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, प्रोजेक्ट डी है। ईयर 0 1 2 3 4 outflow inflow 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 outflow outflow inflow inflow outflow 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 inflow outflow inflow inflow। सपोज कि ऐसा है, लेट अस अज्यूम दैट से द प्रोजेक्ट बी है ना, वो ट्रिमेंडस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है ना, दिस इज ट्रिमेंडस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट डी है ना, वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है ना, इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। इनिशियली वो अच्छे पैसे जनरेट करता है पर बाद में बहुत कम, वेरी लेस। प्रोजेक्ट ए जो है ना, उसमें इनिशियली कम पैसा है पर बाद में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। नाउ अगर हमने प्रोजेक्ट ए लिया ना तो प्रोजेक्ट सी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनिशियली कम पैसा है, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग के लिए पैसा नहीं होगा। यहाँ पे पैसा अच्छा है पर यहाँ पे लॉस है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट सी नहीं ले पाएंगे। प्रोजेक्ट डी जो है ना, इट इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, उसका प्रॉफिटेबिलिटी है ना ए से कम है। हावेवर यहाँ पे ना ह्यूज कैश इनफ्लो है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट सी ले पाएंगे और ओवरऑल हमारा एनपीवी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि दिस इज लाइक डिफिकल्ट टू सॉल्व और इम्पॉसिबल टू सॉल्व मैन्युअली। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है? हमको एक ऑपरेशनल रिसर्च का टेक्निक है, उसका हेल्प लेना पड़ेगा, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी करके एक टेक्निक आता है। तो वो एलपीपी का जो टेक्निक है ना, उस पर ये सारा का सारा वेरिएबल्स डाल के किया जाता है। यहाँ पे जो उन्होंने दिया है ना, वो मैंने आपको समझाया। दैट्स ए क्या होगा, दैट्स ए व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द कॉम्बिनेशंस, तो इस हिसाब से वी आर रिक्वायर्ड टू डू द प्रोग्रामिंग फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऐसा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। फिर मे 18 आईपीसीसी का क्वेश्चन है, उस पर 7D explain sale and lease back, that is the question। चलो मैं समझा देता हूँ ये पॉइंट। Now sometimes what happens that से कोई एक कंपनी का कुछ स्टेज ऐसा होता है कि इनिशियली उनका बिजनेस अच्छा चलता है, अच्छा बिजनेस थोड़े वक्त तक चला, एंड देन इट इज गोइंग डाउन। ना कंपनी का ये स्टेज के ऊपर है। Now at this point of time what happens at say many a times, यहाँ पे जो अच्छा टाइम था ना कंपनी का, उसमें कंपनी ने अच्छे अच्छे फिक्स एसेट्स एक्वायर किए। जैसे कि कंपनी के पास लार्ज बिल्डिंग है, उनके पास लैंड है, इन उनके पास फिक्स एसेट्स अच्छा है। However, at this point of time, the company is facing liquidity issue. The company is facing liquidity issue. कंपनी को क्या लग रहा है कि अगर मेरा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना,
then in that case again मैं मेरी कंपनी को ऊपर लेके जा सकता हूं। ये जो फिक्स असेट्स है ना वो असेट्स है पर वो लिक्विडिटी जनरेट नहीं कर सकते। ये असेट्स का मेरे को जरूरत है तो ही मैं ऊपर जा सकता हूं, है ना। यूजिंग दोस असेट्स आई विल बी एबल टू गो अप। तभी क्या करें, तो इसका एक इन बिटवीन सोल्यूशन है सेल एंड लीज बैक। आप क्या कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एक फाइनेंस कंपनी को सर्च कर सकते हैं। फाइनेंस कंपनी को क्या करोगे आप, असेट्स बेच दोगे, उससे आपको पैसा मिल जाएगा। एंड विद दैट से यू विल सॉल्व योर लिक्विडिटी इशू। You will have a contract with that financial institution or with that finance company. Let's say after 10 years, we will have right to purchase this asset back from you at this price. ये फाइनेंस कंपनी को बेसिकली क्या इंटरेस्ट में इंटरेस्ट होता है ना। उनको क्या ब्याज में उनका लाइक दे हैव एन इंक्लिनेशन, दे हैव एन इंटरेस्ट टू अर्न द इंटरेस्ट इनकम। इसलिए उन्होंने पैसा लैंड किया, ये असेट्स उन्होंने ले लिया। They have a fixed commitment, let's say इतने साल के बाद 10 साल 15 साल 20 साल, you will have the first right as a company to purchase this assets back. Within this time period, if at all you are able to revive, then in that case you will be able to purchase back your assets. This is called sale and lease back. इसका आंसर मेरे ख्याल से May 15 के क्वेश्चन नंबर 5C में है। तो May 15 का 5C क्वेश्चन देख लेते हैं एक मिनट के लिए। I hope that everybody is clear with the explanation. So, Dara, can you hear me? Dara? 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 Other students can listen me? दूसरे स्टूडेंट्स मेरे को सुन सकते हैं? Other students can listen me? Other students can listen me? Okay, okay. हाँ, चलो, sorry. चलो ठीक है। तो this is what we understand is sale and lease back. चलो May 15 में वो क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5C, उसका आंसर वहां पे दे रखा मैंने रेफरेंस। May 15 का क्वेश्चन नंबर 5C में under this type of lease, owner of an asset sells the asset to a party, that is the buyer, finance company, who turn lease back the same asset to the owner in a consideration of lease rental. अच्छा, ये sorry I forgot to tell you that said during this time period मैं उनको क्या रेंटल दूंगा, मैं उनको क्या दूंगा, भाड़ा दूंगा, ठीक है ना। Under this arrangement, the asset is not physically exchanged, but it all happens on the records only. The main advantage of this method is the lessee can satisfy himself completely regarding the quality of the asset, and after the possession of the asset, converted the sale to the lease agreement. यानी क्या किया, मैंने ये पूरा का पूरा असेट उनको बेच दिया, फिर उनसे ये असेट मैंने वापस लिया क्योंकि मेरे को बिजनेस करने को उसका जरूरत था, इसलिए मैं उनको क्या दूंगा, भाड़ा दूंगा। एंड इंपॉर्टेंटली क्या होगा, जब लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा ना, तभी मेरे पास राइट होगा टू परचेज दिस असेट बैक, ठीक है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। चलो उसके बाद है नवंबर 19 का 6B। नवंबर 19 का है 6B।
explain the steps while using the equalize the, yes, explain the steps while using equivalent annualized criteria. Let us see the answer. मैंने सजेस्टेड आंसर हमारे ग्रुप में रखा है, तो अगर किसी को देखना है तो वहां से देख सकता है. This method involves the following steps. First, compute NPV using weighted average or the discounting rate. यानी हम लोग जो इक्वलाइज्ड एनुअल एनपीवी करते थे ना, उसका क्वेश्चन है. तो उसमें देखो पहला स्टेप क्या बताया है, मैंने आपको सिंपल एक एनपीवी का कैलकुलेशन करना है, जिसमें फ्यूचर कैश फ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करके इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करना है. अच्छा, सेकंड, compute the present value of the annuity of discounting factor used for the project for the period of the project. यानी एनपीवी करो पहले, तो उसको डिवाइड करो विद पीवीआईएफ. डिवाइड द एनपीवी computed in step 1 with annuity factor in step 2 and compare the values. So this is the formula that we have for equalized annual NPV. क्या किया जाएगा, एनपीवी अपॉन एन्युटी फैक्टर, एनपीवी अपॉन एन्युटी फैक्टर, ऐसा करके इक्वलाइज एनुअल एनपीवी का कैलकुलेशन किया जाएगा. तो फ्रेंड्स सिंपल हमको यहाँ पे ऐसा स्टेप्स ही बताना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है. यू कैन सी दैट ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, और 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये 3 सिंपल स्टेप्स बताने हैं. एनपीवी करो, एन्युटी फैक्टर करो, ये फॉर्मूला लिखो और आंसर हो जाएगा. आई होप दैट से सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. ना फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा समरी देना चाहता हूं फॉर द डिफरेंट क्वेश्चंस. जो अलग अलग क्वेश्चंस है ना, जो मैंने कवर करने का ट्राई किया है, मैं उसका एक आपको समरी देना चाहता हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. तो इट मे हेल्प यू इन योर रिवीजन. तो क्वेश्चन नंबर और कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन नंबर पे कौन सा कॉन्सेप्ट कवर किया वो मैं आपको बताता हूं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें मैंने क्या क्या कवर करने का ट्राई किया है. एनपीवी, फिर एनपीवी इंडेक्स आपको लिखना हो तो साथ साथ ही लिखना, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. तो जो पहला कॉन्सेप्ट दैट इज क्वेश्चन का सीरीज है ना, उसमें ये सब बेसिक चीज मैंने कवर अप करने का ट्राई किया है. अच्छा, साथ साथ में मैंने वहां पे आईआरआर भी कवर अप कर लिया है पहली सीरीज में. जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आई ट्राई टू कवर द सिंगल प्रोजेक्ट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. दैट इज व्हाट आई ट्राई टू कवर. उसी में मैंने संक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी लिया है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी लिया है.
और मैंने इररिलेवेंट कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट लिया है। जैसे कि कोई भी अलोकेशन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, चार्ज होता है, रिकवरी होता है, उसको इग्नोर करें। सेकेंड कॉन्सेप्ट में ये सारा का सारा चीज मैंने लिया है, जिसमें आप रिसेंटली जो एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस उसका भी देख सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन का सीरीज है ना फ्रेंड्स, उसमें मैंने रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमने रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस किए। फोर्थ में मैंने कैपिटल राशनिंग का क्वेश्चंस लिया है। फिफ्थ एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर अप करने का ट्राई किया है। यानी कि चेंज इन इनकम से कैश फ्लोस पे क्या चेंज आएगा, चेंज इन एक्सपेंस से कैश फ्लोस पे क्या चेंज आएगा, डिप्रीशिएशन की वजह से टैक्स में क्या चेंज आएगा। जो सिक्स्थ है ना, वो अभी जो हमने डिस्कस कर रहे थे वो था अनइक्वल लाइव्स। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली एक्सपेंस के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग एनपीवी के ऊपर फोकस करते हैं। 8th में है मॉडिफाइड आईआरआर, जो रिसेंटली हमने किया, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर। 9th वाला जो क्वेश्चन है उसमें बहुत वापस मिसलिनियस क्वेश्चन है। उसमें एक क्वेश्चन है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, दूसरा एक क्वेश्चन है P0 का कैलकुलेशन का, और तीसरा एक क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। और ये 10वां जो क्वेश्चन है वो थियरी क्वेश्चन है। तो आपको क्या एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू आ जाएगा कि बेसिकली कौन से टाइप के क्वेश्चंस मैंने कहां पे रखे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा बाइफर्केशन मुश्किल है, पर तो भी आई जस्ट मेड एन एफर्ट। मैंने आपको बताया कि जो थोड़े क्वेश्चन है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इस वजह से है ताकि उसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत सारे मिले जुले हैं कैपिटल बजटिंग से, इस वजह से। दूसरा मुझे आपको एक छोटा सा समरी लिखवाना है, एप्लीकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग मेथड। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना, मुझे लग रहा है कि उसका मैं अगर छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखने का, वेदर एनी स्पेसिफिक मेथड इज गिवन क्वेश्चन मार्क। क्या कोई मेथड दे रखा है? इफ यस, फॉलो। ना अभी अपना दिमाग यूज करना ही बंद कर दो, वो मेथड ही फॉलो करो। नहीं सर, नहीं दे रखा है, तो अभी दिमाग लगाना शुरू करो। क्या दिमाग, वो मैं आपको समझाता हूं। उस केस में आपको क्या देखने का है फ्रेंड्स, इज इट सिंगल प्रोजेक्ट और इट इज mutually exclusive projects, same life, different lives, या तो फिर सिचुएशन है कैपिटल राशनिंग का,
जिसमें होगा डिविजिबल या तो होगा इनडिविजिबल। देखो स्पेसिफिक मेथड दे रखा है तो फॉलो करो, नहीं दे रखा है तो सिंगल प्रोजेक्ट है तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप ले सकते हो एनपीवी स्लैश एनपीवी इंडेक्स स्लैश प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स स्लैश डिजायरेबिलिटी फैक्टर स्लैश बेनिफिट कॉस्ट रेशियो स्लैश आईआरआर। आप ये चार में से कोई भी मेथड ले सकते हो डिसीजन मेकिंग में, चारों चार मेथड से आपका डिसीजन सेम ही आएगा, डिसीजन लिखने का तरीका अलग अलग है पर डिसीजन सेम ही आएगा। अगर सेम लाइफ है then in that case what you can do, again you can follow say the one of the four criterias of single project evaluation। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन चारों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है, यूजुअली हम लोग इस सिचुएशन में वी फॉलो द इंक्रीमेंटल अप्रोच यूजुअली। अच्छा लाइफ अलग अलग है तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, हमको ये देखना है इज इट सिंगल टाइम एक्सेप्टेंस और इट इज ऑफ रिपीटेटिव। सिंगल टाइम एक्सेप्टेंस है तो एनपीवी, रिपीटेटिव है तो इक्वलाइज एनुअल एनपीवी। ऐसा यहाँ पे बाइफर्केशन। डिविजिबल तो क्या लिखेंगे, पीआई और एनपीवी इंडेक्स। इनडिविजिबल तो क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन। अब फ्रेंड्स इतना लिख दो ना पहले, सिर्फ इतना, फिर ये वाला पोर्शन में वापस लिख के देता हूं। इतना लिख लो पहले, फिर ये वाला सेगमेंट पूरा अच्छी तरह से लिखते हैं। इतना लिख लो ना, फिर मेरे को एक थंब दीजिएगा। तो देखो नो में क्या देखने का, सिंगल प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या करेंगे, एनपीवी ले सकते हैं स्लैश एनपीवी इंडेक्स ले सकते हैं स्लैश पीआई और डिजायरेबिलिटी फैक्टर और बेनिफिट्स कॉस्ट रेशियो और आईआरआर। इन सबका डिसीजन मेकिंग क्या आएगा, सेम आएगा। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, उसमें क्या करने का फ्रेंड्स, सेम लाइफ्स डिफरेंट लाइफ्स। सेम लाइफ्स में फ्रेंड्स एनपीवी का मेथड करेंगे, सिर्फ एनपीवी का मेथड, क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंटल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। दूसरे सब क्राइटेरिया मैं सजेस्ट नहीं करता। डिफरेंट लाइफ्स में
सिंगल टाइम एक्सेप्टेंस, तो उसमें क्या करेंगे इनकी रिपीटेटिव, उसमें क्या करेंगे इक्वलाइज्ड एनुअल इनकी, ऐसा करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा कैपिटल राशनिंग, कैपिटल राशनिंग में दो डिविजिबल इनडिविजिबल, डिविजिबल है तो क्या करेंगे PI/NPV इंडेक्स, और यहां पे क्या करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ऐसा सिंपल मेथड करना है। हमारे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है ना वो यहां पे फॉलो हो जाएंगे, ठीक है। जब भी आप कुछ क्वेरी मेरे को पूछो या क्वेरी अगर आपको हो, then before that say you are just requested to go through this for once and ये एक बार go through कर दोगे ना बरोबर से तो मेरे हिसाब से क्वेरी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो मैं हूं ही आपके लिए। एक बार ये लिख लो तो मेरे को थंब दीजिएगा फ्रेंड्स। Give a thumb to me once you complete writing. चलो थैंक यू। मेरे हिसाब से आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू।